अब अगला टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? ये एक अप्रोच है जो इस्तेमाल की जाती है ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फाइंड करने के लिए, जब बिजनेस के पास एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़े वो सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के बारे में था। अब जब एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो तो फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज़ होता है। और ये क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग किस तरह होता है, ये क्या चीज़ होता है? ये एक अप्रोच है जो इस्तेमाल की जाती है ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फाइंड करने के लिए, जब बिजनेस के पास एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो। तो अगले बार रीड करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच which is used to identify optimal production plan when business has more than one limiting factor। वो फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को लिमिट असाइन करे, या वो फैक्टर या ऐसा रिसोर्सेज जिसकी कमी हो, उसको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। लिमिटिंग फैक्टर एनी फैक्टर विच असाइन लिमिट टू द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि किस तरह लीनियर प्रोग्रामिंग को अप्लाई करनी है। अब मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि किस तरह अपने लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई करनी है। तो हाइजीन एक कंपनी है, वो फूल क्यों और स्नोकर क्यों बनाता है। इसमें ख़ास किस्म की लकड़ी ऐश यूज होता है जिसको फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, और एक पीरियड में सिर्फ 5,400 किलोग्राम ऐश के अवेलेबल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक लिमिटिंग फैक्टर ये हो गया। और इसका कीमत है 40 पर किलोग्राम। ऐश का कीमत है 40 पर किलोग्राम। और इसके लिए हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए जो कि तकरीबन 1 साल तक ट्रेन हुआ हो, और इसको हायर करना बहुत मुश्किल होता है। और जनरली तकरीबन एक पीरियड के लिए सिर्फ 12,000 हावर्स इन हाईली स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं। तो सेकंड नंबर पर ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया। और एक घंटे की कीमत 18 पर आवर है। और फुल क्यू की डिमांड 15,000 है, थर्ड लिमिटिंग फैक्टर ये हो गया। और स्नोकर क्यू की डिमांड 12,000 है, तो फोर्थ लिमिटिंग फैक्टर ये हो गया। फुल क्यू का सेलिंग प्राइस 41 है, जबकि स्नोकर क्यू का सेलिंग प्राइस 69 है। फुल क्यूज पर पोल क्यूज पर एक पोल क्यू पर 0.5 आवर लगती है, जबकि एक स्नोकर क्यू पर 0.75 आवर्स लगते हैं। एक पोल क्यू पर तक ऐश की लकड़ी 270 ग्राम लगती है, जबकि स्नोकर क्यू पर भी 270 ग्राम की ऐश यूज होता है। अदर पोल क्यू का अदर वेरिएबल कास्ट $1.20 है, जबकि स्नोकर क्यू का अदर वेरिएबल कास्ट $4.70 है। तो ईच रिक्वायरमेंट में क्या है, किस चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन इन फ्रॉम ईच क्यू। ई एक क्यू का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना। और दूसरा ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, लीनियर प्रोग्राम को यूज़ करते हुए ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फाइंड कर देना, डिटरमाइन कर देना। तो एक दफ़ा क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाइजीन कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल फुल क्यूज एंड स्नोकर क्यू। द क्यूज बोथ यूज द सेम टाइप ऑफ गुड क्वालिटी वुड ऐश which can be difficult to source in sufficient quantity. The supply of ash is restricted to 5,400 kg per period. Ash is cost 40 per kilogram. The queues are made by skilled craftsmen, highly skilled labor who are well known for their workmanship. The skilled craftsmen take years to train and are difficult to recruit. HC craftsmen are generally only able to work for 12,000 hours in a period. The craftsmen are paid 18 per hour. She sell the queue to a large market. Demand for the queue is strong, and in any period up to 15,000 pole queues and 12,000 snooker queues could be sold.
The selling price per pole queues is 41 and selling price per snooker queues is 69. Manufacturing detail are as follows. Craftman time per queue 0.5 hour, 0.75 hour. Ash per queue, full queue 270 gram, snooker cube 270 gram. Other variable cost $120. Other variable cost $1.20. Other variable cost snooker cube $4.70. Required calculate contribution in from each queue. Determine optimal production plan from use of linear programming graph. Objective लिमिटिंग फैक्टर की बाउंड्री में रहते हुए कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना। और आप सब लोगों को पता होगा कि सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट माइनस करके आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है। तो पूल क्यू का सेलिंग प्राइस पर यूनिट था 41, जबकि स्नूकर क्यू का सेलिंग प्राइस था 69 पर यूनिट। और पूल क्यू पर एश का जो मटेरियल था वो 270 ग्राम लगता था। तो इसको जब हम 1000 पर डिवाइड करेंगे तो 1 किलोग्राम में आ जाएगा। और 1 किलोग्राम का कीमत 40 है। तो जब 270 को 1000 पर डिवाइड करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10.80 आता है। जबकि स्नूकर क्यू पर भी 270 ग्राम लगता है, जबकि एक स्नूकर क्यू पर भी 270 ग्राम लगता है। तो इसको भी जब हम 1000 पर डिवाइड करेंगे और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10.80 आता है। लेबर हावर्स, एक पूल क्यू पर 0.5 हावर लगता है और एक घंटे का कीमत 18 है। तो जब 0.5 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है। जबकि एक स्नूकर क्यू पर 0.75 हावर्स लगते हैं और एक घंटे का कीमत 18 है। तो 0.75 को जब 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 13.50 आता है। पूल क्यू का अदर वेरिएबल जो कास्ट था वो 1.20 था, जबकि स्नूकर क्यू का अदर वेरिएबल कास्ट $4.70 है। तो जब 41 से हम 10.809 और 1.20 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पूल का कंट्रीब्यूशन 20 आ जाता है। जबकि स्नूकर क्यू की 69 में से 10.80, 13.50 और 4.70 ये माइनस करते हैं तो हमारे पास स्नूकर का कंट्रीब्यूशन 40 आता है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान डिटरमाइन करना। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है आइडेंटिफाई वेरिएबल। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मेरा वेरिएबल है। इसमें पी का मतलब पोल का यूनिट और एस का मतलब स्नूकर का यूनिट। तो पी यूनिट्स ऑफ पोल और एस यूनिट्स ऑफ स्नूकर। इसमें जो सेकंड स्टेप होता है वो है डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी आप चाहते हैं क्या हो, तो मैं चाहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो जाए। तो हमारे पी का कंट्रीब्यूशन है 20, हमारी पी का कंट्रीब्यूशन है 20, जबकि स्नूकर का कंट्रीब्यूशन है 40। तो 20 पी प्लस 40 एस। मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमाइज हो जाए, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। आप चाहते क्या हो, मैं चाहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो एक दफ़ा फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप चाहते क्या हो, मैं चाहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो जाए। तो हमारे पी का कंट्रीब्यूशन है 20, जबकि स्नूकर का कंट्रीब्यूशन है 40। तो 20 पी प्लस 40 एस, ये अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। थर्ड स्टेप है एस्टेब्लिश कंस्ट्रेंट, यानी जितने भी लिमिटिंग फैक्टर है इनको अपने इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। आपके पास 4 लिमिटिंग फैक्टर है। एश की लकड़ी सिर्फ 5400 किलोग्राम अवेलेबल है, इससे ज़्यादा नहीं है। इस सेकंड नंबर पर लेबर हाउस हाईली स्किल्ड लेबर हाउस पूल के और स्नूकर क्यू बनाने के लिए चाहिए, और वो एक पीरियड के लिए सिर्फ 12,000 घंटे अवेलेबल है, इससे ज़्यादा नहीं। पूल क्यू की मैक्सिमम डिमांड 15,000 यूनिट तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। स्नूकर क्यू की डिमांड भी 12,000 यूनिट तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं।
तो ये 4 लिमिटिंग फैक्टर है आपके पास। तो एक एक पर बात करते हैं। ऐश पूल क्यू की एक डिमांड पर 0.27 किलोग्राम ऐश लगता है। तो ये 0.27 किलोग्राम, और पी का मतलब पूल का यूनिट, और स्नोकर के ऊपर भी 0.27 किलोग्राम 0.270 किलोग्राम ऐश लगता है। और इसका मतलब स्नोकर का यूनिट, यानी इन दोनों का टोटल करो तो ये 5400 किलोग्राम की इक्वल होना चाहिए। 5400 किलोग्राम से लेस होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। इस तरह लेबर हावर्स फुल क्यू के एक यूनिट पर 0.5 हावर लगते हैं, जबकि स्नोकर क्यू के एक यूनिट पर 0.75 हावर लगते हैं। तो इसमें पी का मतलब पूल का यूनिट और एस का मतलब स्नोकर का यूनिट। तो इन दोनों को जब आप इकट्ठे करेंगे तो ये 12,000 हावर्स की इक्वल होना चाहिए। 12,000 आवर से कम होना चाहिए, लेकिन 12,000 हावर से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास इससे ज़्यादा घंटे आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। और पोल क्यू का डिमांड 15,000 यूनिट तक हो सकता है, ये इससे कम, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास डिमांड अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास डिमांड है ही नहीं। इस तरह स्नोकर क्यू 12,000 यूनिट की इक्वल होना चाहिए, फिर इससे कम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 12,000 यूनिट से ज़्यादा डिमांड आपके पास है ही नहीं। फोर्थ स्टेप है ड्रा दिस कंस्ट्रेंट ऑन ग्राफ। कंस्ट्रेंट या लिमिटिंग फैक्टर को ग्राफ पर ड्रा कर देना। तो हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट है, एश, लेबर, आवर्स, डिमांड में पोल क्यू की डिमांड और स्नोकर क्यू की डिमांड। तो सबसे पहले एश पर बात करते हैं। तो एश का इक्वेशन था 0.27 पी प्लस 0.27 एस इज इक्वल टू लेस देन 5400। तो 0.27 पी प्लस 0.27 एस इज इक्वल टू 5400। अब यहाँ पर p की जगह 0 पुट कर देते हैं। अब p की जगह 0 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी 0.27 एस इज इक्वल टू 5400। जब ये 0.27 को इस तरफ ले जाते हैं तो 5400 को जब 0.27 पर डिवाइड कर देते तो ये आंसर आ जाता है 20,000। इसका मतलब है अगर आप एश को फुल यूज़ करते हुए पूल क्यू के एक यूनिट भी ना बनाओ तो स्नोकर क्यू की मैक्सिमम 20,000 यूनिट बन सकते हैं। और यहाँ पर ग्राफ में स्नोकर शो हो रहा है और वर्टिकल एक्सिस पर पूल क्यू शो हो रहा है, फुल क्यू। तो स्नोकर क्यू हमारे पास 20,000 यूनिट आ गए, तो ये 20,000 यूनिट का फॉन्ट हो गया। अब इस इक्वेशन में p की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो अब इस इक्वेशन में s की जगह 0 पुट कर देते हैं तो 0.27 p प्लस 0.27 और s की जगह हमने 0 पुट कर दिया तो और इज इक्वल टू 5400। तो जब 0.27 s को इस तरफ ले जाते हैं तो जब 5400 को 0.27 s पर डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 20,000। तो इसका मतलब अगर आप एश को पुल यूज़ करते हुए स्नोकर क्यू की एक यूनिट भी ना बनाओ तो पोल क्यू की मैक्सिमम 20,000 यूनिट बन सकते हैं। तो ये 20,000 यूनिट का पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हमने इस लाइन के थ्रू जॉइन कर दिया और इस लाइन का मतलब है अगर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इस लाइन पे कहीं पे भी फॉल कर रहे हैं तो आप पूरी की पूरी एश को यूज़ कर रहे हो। और अगर आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इस लाइन से आगे जा रहा है तो आप एश को 5400 किलोग्राम से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इस लाइन से पीछे जा रही है, इस लाइन से पीछे रहता है तो आप ऐश को पूरी यूज़ नहीं कर रहे, यानी कुछ ऐश बाकी रहता है। इसके बाद सेकंड कांस्टेंट है लेबर हावर्स। तो और इसका इक्वेशन था 0.5 p प्लस 0.75 इज लेस देन आर इक्वल टू 12,000 हावर।
तो 0.5 पी प्लस 0.5 इज इक्वल टू 12,000 आवर। अब यहाँ पर हमने पी की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई 0.75 एस इज इक्वल टू 12,000। तो जब तो यह हमारे पास 0.75 एस 12,000 के इक्वल हो गया। और जब ये 0.75 को इस तरफ ले जाते हैं और 12,000 को जब 0.75 पर डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 16,000 यूनिट। और इसका मतलब है अगर आप पूरी लेबर हावर को यूज़ करते हुए फुल क्यू के एक यूनिट भी ना बनाओ तो स्नोकर की मैक्सिमम 16,000 यूनिट बन सकते हैं। तो ये हो गया 16,000। अब इसमें एस की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन 0.5 पी प्लस 0.75 एस इज इक्वल टू 12,000। और स्नोकर की जगह हमने 0 पुट करते हैं, तो 0.5 पी प्लस 0.75 एस इज इक्वल मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 12,000। तो 0.5 पी 12,000 के इक्वल हो गया। और इस 0.5 पी को इस तरफ ले जाते हैं, तो 12,000 को जब हमने 0.5 पर डिवाइड कर दिया तो पी का आंसर आ गया 24,000 यूनिट। और इसका मतलब है अगर आप पूरी लेबर हावर को यूज़ करते हुए स्नो करके एक यूनिट भी ना बनाओ तो फुल क्यू के मैक्सिमम 24,000 यूनिट बन सकते हैं। तो ये हो गया 24,000 यूनिट। तो इन दोनों पॉइंट को हम इस लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देते हैं। और इस लाइन का मतलब है अगर आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इस लाइन पे कहीं पे भी पाल कर रहे हैं तो आप पूरी के पूरी लेबर हावर को यूज़ कर रहे हो। अगर आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इस लाइन से आगे जा रही है तो आप 12,000 हावर से ज़्यादा लेबर हावर को यूज़ करो, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 12,000 हावर से ज़्यादा आपके पास हावर अवेलेबल ही नहीं है। और अगर आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इस लाइन से पीछे पीछे रहता है तो आप पूरी लेबर हावर को यूज़ नहीं कर रहे, यानी 12,000 हावर से कुछ बाकी रहता है। और थर्ड नंबर पर जो कांस्टेंट था वो पोल क्यूज़ का डिमांड था, वो 15,000 के इक्वल होना चाहिए कम। तो पोल क्यू को हमने 15,000 पोल क्यू इज इक्वल टू 15,000, जबकि स्नोकर क्यू का मैक्सिमम डिमांड 12,000 यूनिट तक हो सकता है। तो ये पोल क्यू का डिमांड का लाइन हो गया और ये स्नोकर क्यू के डिमांड का लाइन हो गया। अगर आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान का लाइन इस लाइन या इस लाइन पे कहीं पे भी फॉल कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम डिमांड को पूरी कर रहे हो। एक दफ़ा फिर फुल क्यू का डिमांड जो है वो आपके पास मैक्सिमम 15,000 तक हो सकते हैं, जबकि स्नोकर क्यू की मैक्सिमम डिमांड आपके पास 12,000 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये पोल क्यू का डिमांड हो गया 15,000 यूनिट, जबकि ये स्नोकर क्यू का डिमांड हो गया 12,000 यूनिट। अगर आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इस लाइन या इस लाइन पे कहीं पे भी फॉल कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम डिमांड को पूरी कर रहे हो। फिफ्थ स्टेप होता है आइडेंटिफाई फिजिबल रीजन। ये वो है जहाँ पे सारे लिमिटिंग फैक्टर की कंडीशन पूरी हो रही हो। तो ये फिजिबल रीजन हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पोल क्यू की डिमांड 15,000 से ज़्यादा है। ये फिजिबल रीजन हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्नोकर क्यू की 12,000 की डिमांड तो क्योंकि यहाँ पर अब स्नोकर क्यू की 12,000 की डिमांड की कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन पोल क्यू की डिमांड 15,000 से ज़्यादा यहाँ पर है। ये फिजिबल रीजन हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल ऐश या वुड ऐश 5,600 किलोग्राम से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये फिजिबल रीजन हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेबर हावर 12,000 से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर लेबर हावर 12,000 हावर से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमारे पास इतना अवेलेबल ही नहीं है। तो आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान कौन सा हो सकता है? तो ये आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान हो सकता है
अब इस विजिबल रीजन के कर्नल को हम एक नाम देते हैं, जैसे OABCDE। जितनी भी कॉर्नर है यानी जितनी भी इंटरसेक्शन हो रही है, आपने इसको नाम दिया OABCDE। और ये हमारे पास OABCDE विजिबल रीजन आ गया। तो हमारे पास विजिबल रीजन OABCDE आ गया। 60 होता है ड्रा आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। जितने भी पॉइंट्स है OABCDE, जितने भी पॉइंट्स है OABCDE, इसमें जो पॉइंट ओरिजिन से सबसे दूर होगा, आपने उस जो पॉइंट ओरिजिन से सबसे दूर होगा उस पे आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट को ढूंढने के लिए आप आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन ड्रा करते हैं। तो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कैसे ड्रा होते हैं? तो इसके लिए इसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पिक कर लेना है, यानी सेकंड स्टेप जो होता है 20p + 40s, वो आपने पिक कर लिया। तो इस इक्वेशन में तो ये 20p + 40s, तो आपने ये किसी भी फिगर के बराबर रखना होता है। तो किसी भी फिगर के बराबर रख ले तो आप कोई भी फिगर रख सकते हैं। लेकिन इसमें आप एक बात याद रखें, कोशिश किया करें कि ये जो 40 और 20 और 40 है, यानी p और s की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके फिगर रख लिया करें, ताकि p और s की वैल्यू निकाले वो पॉइंट्स में ना आए। तो जब हम 20 और 40 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 800 आता है। तो हमने 20p और 40s को 80,000 के बराबर रख लिया। तो अब जब हम p की जगह ज़ीरो पुट कर देते तो इसकी वैल्यू निकल आती है, और जब s की जगह ज़ीरो पुट कर देते तो p की वैल्यू निकल आती है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 20 और p की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया तो 80,000 के बराबर हो गया। और जब इस 40 को इस तरफ ले जाते हैं तो जब 80,000 को 40 पर डिवाइड कर दिया तो s हमारे पास 2000 आ गया। अब p की वैल्यू निकालते हैं तो 20p + 40s = 80,000। 20p + 40 और s की जगह हमने ज़ीरो रख दिया तो 20p 80,000 के बराबर हो गया। इस 20 को हमने इस तरफ ले गया, इस साइड पे ले गया तो 80,000 को जब हमने 80,000 को जब हमने 20 पर डिवाइड कर दिया तो p की वैल्यू 4000 आ गई। तो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन में s 2000 के बराबर है और p 4000 के बराबर है, तो ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन हो गया। ये जो है आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन हो गया। अब आपने आइसो कंट्रीब्यूशन जो लाइन है, ये जो आइसो कंट्रीब्यूशन जो लाइन है उस पे स्केल रखना है, और स्केल रख कर बगैर एंगल को चेंज के बगैर मूव योर स्केल अवे फ्रॉम ओरिजिन। और जैसा योर स्केल मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन, आप देखेंगे कि स्केल आहिस्ता 1 by 1 एक पॉइंट को टच करता जाएगा, और फिर वो पॉइंट जिसको स्केल सबसे आखिर में टच करता जाएगा, इसका मतलब वो ज़ीरो से सबसे ज़्यादा दूर है, उस पे कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, वो आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान है। और मेरे मुताबिक वो पॉइंट है पॉइंट डी, और मेरे मुताबिक वो पॉइंट डी। अब इस पॉइंट डी पर आपने वैल्यू फाइंड करनी है स्नूकर की भी और पोल क्यूज की भी। तो इस वैल्यू को फाइंड करने का क्या तरीका है? तो इसको फाइंड करने का तरीका है, जिस पॉइंट पे आपका ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान है, इस पे दो इक्वेशन टकरा रही है। वो दो इक्वेशन है, एक स्नूकर क्यूब की डिमांड का और दूसरा लेबर हावर्स का। तो अब आपने दोनों इक्वेशन यहाँ लिख देनी है। तो स्नूकर की डिमांड 12,000 है
और लेबर हावर्स की इक्वेशन है 0.5p प्लस 0.75 इज इक्वल टू 12,000। अब स्नोकर क्यू के वैल्यू हमारे पास है 12,000। अब इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। तो 0.5p प्लस 0.75 इज इक्वल टू 12,000। 0.5p प्लस 0.75 और एस की जगह हमने 12,000 पुट कर दिया इज इक्वल टू 12,000। 0.5p प्लस 0.75 को जब हमने 12,000 से 12,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 9,000 आ गया इज इक्वल टू 12,000। 0.5p और जब 12 इस 9,000 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो और 12,000 से माइनस कर देते हैं तो ये 3,000 आ जाता है। तो 0.5p इज इक्वल टू 3,000। और जब फिर ये 0.5 को इस तरफ ले जाते हैं तो 3,000 को जब हमने 0.5 पर डिवाइड कर दिए तो हमारे पास ये 6,000 आ गया, यानी पी की वैल्यू 6,000 आ गई। एट पॉइंट डी पर एस की वैल्यू 12,000 है जबकि पी की वैल्यू 6,000 है। तो एट पॉइंट डी पर एस की यूनिट 12,000 ऑलरेडी दी होती है और पी की यूनिट को हमने लेबर हावर की इक्वेशन से निकाल दिया और वो आ गया 6,000 यूनिट। और सबसे आखिरी स्टेप 7 नंबर स्टेप जो है वो है कैलकुलेट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। तो आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो और इसके कैलकुलेट करने का तरीका है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यानी सेकंड स्टेप जो है इसमें यूनिट पुट कर ले। सेकंड स्टेप जो है 20p प्लस 40s, इसकी जगह आप यूनिट पुट कर ले। तो पी की जगह हमने 6,000 यूनिट पुट कर लिया और इसकी जगह हमने 12,000 यूनिट कर लिया। जैसे ये टोटल ऐड कर ले तो आपके पास मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और ये हमारे पास 6 लाख आ गया। तो ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग को हमने यूज़ कर लिया और ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आ गया और ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया। यानी इस वक्त हाइजीन कंपनी इतना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कमा सकती है इस लिमिटिंग फैक्टर की बाउंड्री में रहते हुए। अगर इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमाना है तो ये जो लिमिटिंग फैक्टर की बाउंड्री है वो इसको हटाना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक है शेडो प्राइस एंड स्लैक। तो सबसे पहले स्लैक पर बात करते हैं। स्लैक क्या ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान के लाइन से जो आगे है, यानी हमने जो क्वेश्चन किया इसमें पूल क्यू की डिमांड और एश ये दोनों स्लैक है क्योंकि ये दोनों ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान की लाइन से आगे। या फिर प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक जितना डिमांड आप नहीं फुलफिल कर रहे वो अनफुलफिल डिमांड स्लैक है। जब कोई लिमिटिंग फैक्टर अनयूज़ पड़ा हुआ है तो हमारे पास स्लैक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग पर जो क्वेश्चन हमने किया है इसमें 5400 किलोग्राम अवेलेबल था, लेकिन उस पीरियड में उसको फुल यूटिलाइज़ नहीं किया और कुछ बाकी रह गया तो हमारे पास स्लैक है। जबकि लेबर हावर्स को फुल यूटिलाइज़ किया, यानी सारे 12,000 हावर्स को यूटिलाइज़ किया, इस्तेमाल किया और ऑप्टिमल प्रोडक्शन के लाइन पर आ गई। सो वो स्लैक नहीं है क्योंकि जिन लिमिटिंग फैक्टर को फुल यूज़ नहीं करते वो स्लैक होता है। जबकि लेबर हावर्स को हमारे पास 12,000 हावर्स अवेलेबल थे और इन सारे हावर्स को यूटिलाइज़ किया, इस्तेमाल किया, यूज़ किया। तो एक बार रीड भी करते हैं। When discussing constraint, a slack is the amount by which a resource is underutilized. Example: slack occur when the maximum availability of a resource is not available. When the maximum availability of a resource is not used. Slack occur when the maximum availability of resources is not used. Graphically speaking, it will occur when the optimum point does not fall on the given resource line.
The optimal solution will typically occur where two critical constraint lines cross. There will be no slack for this constraint resource as they are fully utilized. For other constraint line, the fact that the optimal solution is not on this line means that these resources are not fully utilized, so there will be slack. So इसको तो हम बहुत अच्छी तरह पहले भी डिस्कस किया और आप रीड कर दिया, तो ये सारी बातें तो मेरे ख्याल में आप सब लोगों के जहन में आ चुकी होंगी। इसके बाद स्लैक इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टू रीज़न। इसमें जो सबसे पहला रीज़न है ये, यानी क्रिटिकल का कांस्टेंट ये जीरो स्लैक, यानी जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान के लाइन पर आ गए और जिन लिमिटिंग फैक्टर को फुल यूटिलाइज़ किया, फुल इस्तेमाल किया, इसके एक्स्ट्रा यूनिट मिलने पर कंट्रीब्यूशन हाई हो जाता है, क्योंकि जैसे लेबर हावर सारे यूटिलाइज हुए, सारे इस्तेमाल हुए, अगर कहीं और से लेबर हावर मिल जाए तो आप और प्रोडक्शन कर सकते हो और फिर आपका कंट्रीब्यूशन भी हाई हो जाता है। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं। पर क्रिटिकल कंस्टेंट जीरो स्लैक, द गेनिंग additional unit of this scarce resource will allow the optimal solution to be improved. Example, higher the contribution earned। इसमें जो सेकंड नंबर पर है ये नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट, यानी जो लिमिटिंग फैक्टर अनयूज पड़ा हुआ है, इसके एक्स्ट्रा यूनिट मिलने पर आपके कंट्रीब्यूशन पे कुछ इम्पेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। For non-critical constraint, gaining or losing a small number of units of this scarce resource will have no impact on the optimal solution. To determine how much this makes scarce resource worth to the business, see the section below on the shadow price. The term slack is also applied to a product. There can be unfulfilled demand. तो ये तो इसको तो मैंने सबसे पहले बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया और अब एक दफ़ा रीड कर दिया, तो इसमें तो इस मुश्किल कुछ भी नहीं था। हमारे पास अगला चीज़ जो है वो है शेडो प्राइसेस। एक यूनिट या फिर हाउस अगर लिमिटिंग फैक्टर की एक्स्ट्रा मिल जाए तो इससे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। हमने लीनियर प्रोग्रामिंग पर जो क्वेश्चन किया है इसमें लेबर हाउस को पूरा यूज़ कर लिया है, जबकि स्नूकर क्यू की मैक्सिमम डिमांड को भी फुलफिल कर लिया, लेकिन हमारे पास ऐश अभी भी पड़ा हुआ है। अगर हमारे पास कहीं और से लेबर हावर मिल जाए तो हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक यूनिट या फिर हावर्स अगर लिमिटिंग फैक्टर की एक्स्ट्रा मिल जाए तो इससे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर एक एक्स्ट्रा हावर स्किल लेवल की मिल जाए तो इससे 20 कंट्रीब्यूशन आएगा, तो फिर मुझे प्रीमियम भी मैक्सिमम 20 पे करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो एक दफ़ा रीड करते हैं शेडो प्राइस। द शेडो प्राइस और डुअल प्राइस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज द इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन created by the availability of one additional unit of limiting factor at the original cost. The shadow price of a resource can be found by calculating an increase in value, usually extra contribution, which will be created by having available one additional unit of limiting resource at its original cost. It therefore represents the maximum premium that the firm should be willing to pay for one extra unit of each constraint. This aspect is discussed in more detail in below. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू शेडो प्राइस को अच्छी तरह समझ लेते हैं। नॉन क्रिटिकल कंस्टेंट विल हैव जीरो शेडो प्राइस एज अ स्लैक एग्जिस्ट ऑलरेडी। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम शेडो प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट शेडो प्राइस पर मशीनिंग टाइम, तो मशीनिंग टाइम का शेडो प्राइस कैलकुलेट कर लेना। तो कंट्रीब्यूशन का इक्वेशन है 8x + 75y, और ये दो इक्वेशन लिमिटिंग फैक्टर की गिवन है, और ये दो इक्वेशन लिमिटिंग फैक्टर की गिवन है। मशीनिंग टाइम 500 आवर्स अवेलेबल है, जबकि फिनिशिंग टाइम 800 आवर्स अवेलेबल है। तो इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है आपके पास। इसमें x और y की वैल्यू भी गिवन है। x 15 के बराबर है, जबकि y 8 के बराबर है। तो सबसे पहले ओल्ड कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं। तो कंट्रीब्यूशन का इक्वेशन है 80x + 75y। तो x की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देते तो x किसके बराबर है 15।
तो 80 और x की जगह हमने 15 लिख दिया, पुट कर दिया 75 हुआ, और y की जगह हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, y 8 के बराबर है, तो 75 मल्टीप्लाई 8, तो 80 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 1200 आता है, और 75 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 600 आता है। तो 1200 और 600 को जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 1800। तो ओल्ड कंट्रीब्यूशन कितना है 1800। अब न्यू कंट्रीब्यूशन को निकाल लेते हैं। हमारे पास मशीनिंग टाइम 500 आवर्स अवेलेबल है। अब हम अगर कहीं से मशीनिंग टाइम को 1 आवर से ज़्यादा करें तो ये 501 आवर्स के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगा 20x + 25y इज इक्वल टू लेस देन 500 आवर्स, 501 आवर्स, और ये इक्वेशन वही की वही रहेगा। तो 40x + 25y लेस देन और इक्वल टू 800 आवर्स। तो ये इक्वेशन 20x + 25y इज इक्वल टू 501 आवर्स, और ये इक्वेशन 40x + 25y इज इक्वल टू 800 आवर्स। तो x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 80x बन जाएगा, और 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 100 तो ये बन जाएगी 100y, और 4 को जब हम 401 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 204 हो जाता है, और 2 को जब हम 40x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 80x आ जाता है, और 2 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते तो ये 50y आ जाता है, जब और 2 को जब 800 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 1600 आ जाता है। तो इस इक्वेशन से हम ये नीचे वाली इक्वेशन माइनस करते हैं, तो 80x से जब हम 80x माइनस करते हैं तो हमारे पास 0x आ जाता है, जबकि 100y से जब हम 50y माइनस करते हैं तो हमारे पास 50y आ जाता है, और 2004 से जब हम 1600 माइनस करते हैं तो हमारे पास 404 आ जाता है। तो 50y 404 के इक्वल हो गया। जब हम इस 50 को इस तरफ ले जाते हैं तो 404 को जब हम 50 पर डिवाइड कर देते तो हमारे पास आंसर 8.08 आता है। तो y का न्यू कंट्रीब्यूशन के लिए y का वैल्यू 8.08 आ गया। अब हमारे पास y का वैल्यू आ गया जो कि है 8.08। अब हम इस इक्वेशन से भी या इस इक्वेशन किसी भी इक्वेशन से अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू आ गया। तो चलो हमने इस इक्वेशन को पिक कर लिया, 40x + 25y इज इक्वल टू लेस देन 800 आवर्स। तो हमने ये इक्वेशन पिक कर लिया, 40x + 25y इज इक्वल टू 800 आवर्स। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली थी जो कि थी 8.08। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 40x + 25 और y की जगह 8.08 यानी हमने जो कैलकुलेट की थी इज इक्वल टू 800 आवर, और जब 25 को 8.08 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 202 आ जाता है। तो इक्वेशन किसके बराबर हो गया, 40x + 202 इज इक्वल टू 800 आवर्स। और जब इस 202 की इस तरफ ले जाते हैं और 800 से जब हम 202 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 598 आ जाता है। तो 40x 598 के इक्वल हो गया। जब हम इस 40 को इस तरफ ले जाते हैं तो 598 को जब हम 40 पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 14.95। तो x न्यू कंट्रीब्यूशन के लिए x भी कैलकुलेट हो गया जो कि है 14.95। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन का इक्वेशन है 80x + 75y जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो अब हमारे पास x की न्यू कंट्रीब्यूशन के लिए x की वैल्यू भी आ गई है 14.95 और y की वैल्यू भी आ गई है जो कि है 8.08। तो हमारे पास इक्वेशन है 80x + 75y 80, और x की जगह हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया जो कि है 14.95 और y + 75, और y की जगह हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया जो कि है 8.08। तो 80 को जब हम 14.95 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 1196 आ जाता है, जबकि 75 को जब हम 8.08 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास 606 आ जाता है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 1802।
ओल्ड कंट्रीब्यूशन का आंसर 1800 है, जो कि हमने पहले कैलकुलेट की, जबकि न्यू कंट्रीब्यूशन का आंसर 1802 आ गया है। तो इसका मतलब जब हमने लिमिटिंग फैक्टर मशीनिंग टाइम को 1 आवर से ज़्यादा कर दिया, तो इससे कंट्रीब्यूशन में 2 का इंक्रीज़ हुआ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए 2 का प्रीमियम पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और शेडो प्राइस का डिफिनीशन भी ये है कि 1 यूनिट या फिर 1 आवर्स अगर लिमिटिंग फैक्टर के एक्स्ट्रा मिल जाए तो इससे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। तो एक एक्स्ट्रा आवर मिलने से हमारी कंट्रीब्यूशन में 2 का इंक्रीज़ हुआ।